हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय डेस्क। आज है डेट 8 सितंबर 2020। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपकी सभी एग्जाम्स में करंट अफेयर्स से रिलेटेड आज की डेट से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो पेन पेपर ऑन कर लीजिए और सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को नोट डाउन कर दीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मिस ना हो। आपकी पहली अपडेट है आज की। भारत हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेवलप और सफलतापूर्वक टेस्ट करने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? आपका राइट ऑप्शन है इसमें चौथा। देखिए, भारत 7 सितंबर 2020 को अमेरिका, रूस और चीन के बाद में ऐसा चौथा देश बन गया है जिसके पास में हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है। उड़ीसा के बालासोर स्थित एपीजे अब्दुल कलाम टेस्टिंग रेंज से सफल परीक्षण के बाद में भारत ने यह तकनीक हासिल की है जिससे कि मिसाइलों की स्पीड साउंड से भी छः गुना अधिक करने का रास्ता साफ हो गया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने ओडिशा तट के पास में डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप से मानव रहित स्क्रैमजेट का हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट का सफल परीक्षण किया है। डीआरडीओ ने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में इसे एक बड़ी उपलब्धि माना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्विटर पर इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि इसमें देश में विकसित स्क्रैमजेट प्रपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। डीआरडीओ ने स्क्रैमजेट प्रपल्शन सिस्टम के इस्तेमाल से हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल की टेस्टिंग की है। खास बात यह है कि स्क्रैमजेट प्रपल्शन सिस्टम को देश में ही विकसित किया गया है। ठीक है, डीआरडीओ ने इस मिशन को ऐतिहासिक करार दिया है। इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन द्वारा पहला विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया जा रहा है? 8 सितंबर, 13 सितंबर, 17 सितंबर या 25 सितंबर? आपका राइट ऑप्शन है इसमें 8 सितंबर को। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के द्वारा 8 सितंबर को पहला विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इसे आप याद रखेंगे। 149 देशों के 26,000 से अधिक प्रतिभागियों ने इस वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पंजीकरण कराया है। इस सम्मेलन में सौर ऊर्जा में अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों के नवाचार स्थिति के बारे में प्रदर्शन और विचार विमर्श के द्वारा सस्ती और टिकाऊ स्वच्छ हरित ऊर्जा के उत्पादन में तेजी लाने के बारे में प्रकाश डाले जाने की उम्मीद है। आईएसए असेंबली के अध्यक्ष और भारत के ऊर्जा और नवीनीकरणीय मंत्री श्री आर के सिंह, आईएसए असेंबली के सह अध्यक्ष और फ्रांस की पारिस्थितिकी पारगमन मंत्री सुश्री बारबरा पोम्पिली और अफ्रीका, एशिया प्रशांत और लैटिन अमेरिकन और कैरेबियाई कंट्रीज़ के उपाध्यक्ष उद्घाटन समारोह के दौरान सम्मिलित होंगे। बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, इसका पुराना नाम इंटरनेशनल एजेंसी फॉर सोलर टेक्नोलॉजीज एंड एप्लीकेशंस था। यह सौर ऊर्जा पर आधारित 121 देशों का एक संगठन है जिसका शुभारंभ भारत और फ्रांस के द्वारा 30 नवंबर 2015 को पेरिस में किया गया था। यह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई पहल का परिणाम है जिसकी घोषणा उन्होंने सर्वप्रथम लंदन के वेम्बले स्टेडियम में अपने उद्बोधन में की थी। अभी वर्तमान में इसका मुख्यालय गुड़गांव, हरियाणा में है। इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस का कौन सा संस्करण 2020 में आयोजित किया जा रहा है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? आपका राइट ऑप्शन इसमें पहला। देखिए, 19 दिसंबर 2019 को जो संयुक्त राष्ट्र महासभा का 74वां सत्र हुआ था उसमें नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय वायु दिवस मनाने के लिए संकल्प लिया गया था। नीले आसमान के लिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ दिवस को 7 सितंबर 2020 को पहली बार मनाया गया है। वायु प्रदूषण और इसके प्रभाव के बारे में हर स्तर पर सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने और वायु की गुणवत्ता में सुधार करने की आवश्यकता पर यह दिन जोर देता है। दुनिया के केवल 12% शहर वायु गुणवत्ता पर डब्ल्यूएचओ के मानकों को पूरा करते हैं। दुनिया की 92% आबादी प्रदूषित हवा के संपर्क में है जिससे कि हर साल लगभग 7 मिलियन से अधिक लोगों की मौतें होती हैं। 2020 का इस दिवस का थीम है सभी के लिए स्वच्छ हवा। देखिए, भारतीय पर्यावरण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, ये नीले आसमान के लिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस पर एक वेबिनार की भी अध्यक्षता करेंगे। इसमें वह राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत किए गए उपायों की प्रगति की समीक्षा भी करेंगे। इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। देशराज पटेरिया जिनका हाल ही में देहावसान हो गया, वे किस कला से संबंधित थे? चित्रकारी, लोक संगीत, लोक नृत्य या चिकित्सा? आपका राइट ऑप्शन है इसमें लोक संगीत से। देखिए, बुंदेलखंड की शान बुंदेली लोकगीत गायक देशराज पटेरिया का शनिवार को सुबह दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। वे 67 वर्ष के थे। पटेरिया को बुंदेलखंड सहित लोक गायकी के क्षेत्र में लोक सम्राट के रूप में जाना जाता है। पटेरिया का जन्म 25 जुलाई 1953 यानी कि 1953 में छतरपुर जिले की तिंदनी गांव में हुआ था। इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की टीम ने अमेरिका में आयोजित रोबोसब प्रतियोगिता 2020 में तीसरा स्थान प्राप्त किया है? आईआईटी मद्रास, आईआईटी इंदौर, आईआईटी दिल्ली या आईआईटी बॉम्बे? आपका राइट ऑप्शन है इसमें आईआईटी बॉम्बे ने। देखिए, कैलिफोर्निया अमेरिका में अगस्त महीने में आयोजित वैश्विक रोबोसब प्रतियोगिता 2020 में आईआईटी मुंबई की टीम के द्वारा निर्मित अंडर वाटर व्हीकल्स मत्स्य 6 प्रस्तुति श्रेणी में तीसरे स्थान पर रहा है। यह पानी के नीचे 100 फीट तक जाकर 1.5 से 2 घंटे तक काम कर सकता है। इसका वजन 38 किलो है और इसे बनाने में लगभग 22 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। इसके सामने एक और नीचे 2 कैमरे और कुछ सेंसर जोड़े गए हैं जिसके द्वारा यह रोबो पानी के नीचे अच्छी तरह से वीडियो रिकॉर्डिंग और फोटो खींचकर सारी जानकारी सीधे कंप्यूटर को भेज सकता है। इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी।
बैक टू विलेज कार्यक्रम किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में चलाया जा रहा है? दिल्ली, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर या महाराष्ट्र? आपका राइट ऑप्शन है इसमें जम्मू कश्मीर में। देखिए, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में सरकार ने इस साल घोषणा की है कि 2 से 12 अक्टूबर तक महत्वाकांक्षी बैक टू विलेज कार्यक्रम की तीसरे चरण को मनाया जाएगा। तीसरा चरण देखिए, दूसरा चरण जो था उसमें भारी सफलताएं सरकार की दृष्टिकोण में इसे मिली थी, जिसमें कि जम्मू कश्मीर प्रशासन के 4000 राजपत्रित अधिकारियों ने जम्मू कश्मीर के प्रत्येक पंचायत का दौरा किया था। V2V चरण का जो पहला चरण था, लोगों की शिकायतों और मांगों को समझने के लिए एक परिचयात्मक और इंटरेक्टिव सेशन था, यानी कि कार्यक्रम था। जबकि सेकंड जो स्टेज थी, इसकी चरण था, ने पंचायतों को शक्तियों के विचलन पर ध्यान केंद्रित किया था और ये समझने की कोशिश की थी कि ये पंचायतें कैसे काम कर रही हैं और इनकी शिकायतें और मांगे क्या हैं। तीसरा चरण जो है, इसमें शिकायत निवारण के प्रारूप पर काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है। बात कर लेते हैं जम्मू और कश्मीर की, तो राजधानी है जम्मू और श्रीनगर, उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, विरुधुनगर किस राज्य का एक जिला है जिसे केंद्र सरकार ने पूरी तरह से डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला चुना है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या तमिलनाडु? आपके ऑप्शन हैं। राइट ऑप्शन है आपका इसमें तमिलनाडु। देखिए, केंद्र सरकार ने विरुधुनगर जिले को तमिलनाडु का पहला पूरी तरह से डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला चुना है। इस जिले में पटाखों और संबंधित क्षेत्रों में कई छोटे और मध्यम उद्योग स्थापित हैं और सभी औद्योगिक इकाइयों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के द्वारा कैशलेस लेन देन के विभिन्न रूपों जैसे कि ATM, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग इत्यादि को लागू किया जा रहा है, जिसके कारण यह पहला डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला चुना गया है। बात कर लेते हैं तमिलनाडु की, तो राजधानी है चेन्नई, CM है के पलानास्वामी, राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, पद्मश्री के लिए नामित हुई मध्य प्रदेश की जुंदैया बाई का संबंध किस क्षेत्र से है? पत्रकारिता, चित्रकारी, अध्यापन या बुंदेली लोक गायन? आपका राइट ऑप्शन है इसमें चित्रकारी से। देखिए, आदिवासी चित्रकला के लिए ये मशहूर हैं। उमरिया निवासी एक बैगा महिला चित्रकार हैं जुंदैया बाई। इनका नामांकन पद्मश्री के लिए हाल ही में किया गया है। 70 वर्षीय जुंदैया बाई के बनाए गए चित्र देश के साथ साथ अमेरिका, जापान, इटली, इंग्लैंड, फ्रांस जैसे देशों में प्रदर्शनी में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। और जुंदैया बाई द्वारा विगत 10 वर्षों में तैयार की गई पेंटिंग्स के विषय हैं पुरानी भारतीय परंपरा में देवलोक की परिकल्पना, भगवान शिव, बाघ पर आधारित पेंटिंग्स हैं जिनमें पर्यावरण और वन्यजीव के महत्व को प्रदर्शित किया गया है। इसके साथ ही बैगा जनजाति की संस्कृति पर आधारित पेंटिंग्स विदेशियों के द्वारा इनकी खूब सराही जाती है। इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है, खासकर मध्य प्रदेश PSC की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, वर्ष 2020 में पोषण माह किस माह मनाया जाएगा? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर या नवंबर? आपका राइट ऑप्शन है इसमें सितंबर में। देखिए, तीसरा राष्ट्रीय पोषण माह इस वर्ष सितंबर के महीने में मनाया जा रहा है। व्यापक स्तर पर सभी के लिए पोषण सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री के पोषण अभियान के तहत पोषण माह हर साल मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2018 में की गई थी। महिला और बाल विकास मंत्रालय इस अभियान को चलाने वाली नोडल एजेंसी होती है। मंत्रालय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साझेदार मंत्रालयों और विभागों के साथ मिलकर के राष्ट्रीय, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, जिला और जमीनी स्तर पर यह पोषण माह मना रहा है। इसका उद्देश्य जन भागीदारी को प्रोत्साहित करते हुए छोटे बच्चों और महिलाओं के बीच में कुपोषण की समस्या को दूर करने और सभी के लिए स्वास्थ्य एवं पोषण सुनिश्चित करने के लिए एक जन आंदोलन चलाना है। इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, अखिल भारतीय टेनिस संघ का नया अध्यक्ष हाल ही में किसे चुना गया है? अनिल जैन, राकेश गुलाटी, नवीन सिन्हा या जगदीश मुखी? आपका राइट ऑप्शन है इसमें अनिल जैन। देखिए, AITA की 6 सितंबर को बैठक हुई थी जिसमें अध्यक्ष चुने गए हैं। अनिल जैन भाजपा के राज्यसभा सदस्य हैं वर्तमान में। इसके अलावा अनिल धूपर को महासचिव चुना गया है। भारत के डेविस कप कप्तान रोहित राजपाल को 2024 तक के कार्यकाल के लिए कोषाध्यक्ष इसमें बनाया गया है। AITF के अध्यक्ष चुने जाने के तुरंत बाद में अनिल ने दिल्ली लॉन टेनिस संघ पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की भी घोषणा की है। AITA ने 4 संयुक्त सचिवों सुंदर अय्यर, प्रेम कुमार कर्रा, सुमन कपूर और रक्तम साइकिया का भी चयन किया है। यह पहली बार है कि AITA में 4 संयुक्त सचिव हुए हैं, क्योंकि संवैधानिक संशोधन के बाद हाल ही में 2 पदों को बढ़ा दिया गया था। ठीक है, अब चलते हैं उस प्रश्न की ओर जो आपको कल के लिए दिया गया था। इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी कब मनाया जाता है? 5 सितंबर, 6 सितंबर, 7 सितंबर या 8 सितंबर? आपका राइट ऑप्शन था इसमें 5 सितंबर। देखिए, 5 सितंबर 2020 को इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी मनाया गया है। इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी की स्थापना स्वयंसेवकों और परोपकारी गतिविधियों के माध्यम से दूसरों की मदद करने के लिए दुनिया भर के लोगों और गैर सरकारी संगठनों और हितधारकों को संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से की गई थी। कलकत्ता की मदर टेरेसा के निधन की सालगिरह मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र की महासभा के द्वारा 5 सितंबर की तारीख इसलिए चुनी गई थी। मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, आज के लिए आपका प्रश्न है दोस्तों, क्रिकेटर इयान बेल ने रिटायरमेंट का ऐलान किया है। वे किस देश के खिलाड़ी हैं? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड या दक्षिण अफ्रीका? मैं आज आपसे फिर से एक बार कहूँगा दोस्तों कि जब भी आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखा करें तो उसे जितना हो सके उतना डिटेल में लिखने की कोशिश किया कीजिए, क्योंकि जब भी कोई चीज़ आप एक बार डिटेल में लिख देते हैं तो दोबारा फिर आप उसे कभी भूलते नहीं हैं। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।